This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे चेंजिंग ट्रेड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे. रिसेंटली प्रेसिडेंट जरदारी ने जो तकरीर की और जिसमें उन्होंने कहा कि हम जिससे चाहेंगे हम ट्रेड करेंगे, हम किसी की डिक्टेशन नहीं सुनेंगे, वो एक बड़ी इंकरेजिंग वो बात है और जिसकी डिमांड तमाम एक्सपर्ट हमेशा करते रहे हैं कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि ईरान से गैस इंपोर्ट करे तो हु इज़ यूएस टू टेल अस नॉट टू डू दैट. अगर हम चाहते हैं कि इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो दें स्टेटस जो कि हमने 180 मुल्कों को और दिया हुआ है, हु इज़ जमातुल दावा टू टेल अस नॉट टू डू दैट. इस तरह की उन्होंने जो डिफाइंड बात की है, आई थिंक इट इज़ वेरी वेलकम एंड इट विल पुट द नेशन इन द राइट डायरेक्शन. हमें अपने ग्लोबल ट्रेड में रीजनल ट्रेड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड के जो बड़े बड़े हमारे पार्टनर्स थे वहाँ स्लो डाउन आ चुकी है. हम किसी की डिक्टेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने एक लीडिंग एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट को दावत दी है, डॉक्टर महर अयूब साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ FPCCI और अब एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पे काम करते हैं, टीचर भी हैं, PhD प्रोग्राम्स को सुपरवाइज करते हैं. डॉक्टर साहब, उस दिन जो प्रेसिडेंट साहब की तकरीर हुई, एक तो उनके हेल्थ पे जो इतना हमें कंसर्न रहा इतने दिनों तक और हमें ये भी पता था कि क्या बैकग्राउंड था उस कंसर्न का. कोई भी आदमी उस प्रेशर में रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसकी तबीयत का. ही यूज्ड ए वेरी ब्यूटीफुल टर्म कि वो मसल पुल हो गया, ज़्यादा खेलने से जैसे हो जाता है. तो मगर जो उन्होंने बात की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, वो तो बड़ी वेलकम है और जिसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है. हाउ डू यू फील अबाउट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी कैन एक्सपेक्ट, किसी के जहन में भी ये नहीं था कि वो ट्रेड पॉलिसी के मुतालिक, इकोनॉमिक पॉलिसी के मुतालिक गरी खुदा बख्श बात करेंगे. ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था और बहरहाल इसको इस लिहाज से वेलकमिंग होना चाहिए कि उन्होंने एक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंसी की बात की. यहाँ उनकी इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी आपस में चेमेगोइयाँ होती रहीं. लोग ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे कि इनका इशारा किस तरह था. लेकिन ऐसी मैं समझता हूँ इसमें हिडन चीज़ भी नहीं थी. दो इसमें बड़े अहम पहलू हैं जिनमें से आपने भी दो चीज़ों की तरफ इशारा किया. पहले कुछ लोग समझ रहे थे कि ये इंटरनल कुछ लोग हैं वो इनको डिक्टेट कराना चाह रहे हैं, इंडोजिनस पाकिस्तान के अपने लोग हैं. अच्छा. जिसमें वो कौन है जो बताना चाह रहा है कि आप ट्रेड करें या ना करें. तो लोगों के जहन में जाता है क्या आर्म फोर्सेस ये चाह रही हैं कि फला मुल्क से ट्रेड ना करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने. तो क्योंकि ये रिलीजियस पार्टी छोटी मोटी बोलती है ना, तो लोग समझते हैं कि शायद एट द प्रॉम्प्टिंग ऑफ ये दो फोर्सेस आ रही थी कि इंडोजिनस, या तो इसके पीछे आर्मी है कि आर्मी चाहती है कि फलां से ट्रेड करें फलां से ना करें, या फिर जमातुद दावा या मजहबी जमातें जो पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज हैं वो चाहती हैं ट्रेड ना करें. एक तो जहन में लोगों के ये आ रहा था. और अगर ये जहन में आता है तो इसका फौरन हमारा ख्याल जाता है जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है. हाँ, उसी पे ज़्यादा शोर मचा है ना. इनको इग्नोरेंट लोगों को ये नहीं पता कि मोस्ट फेवर्ड नेशन इज ए डिफॉल्ट सिचुएशन. अगर यू आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यू हैव टू गिव. अच्छा, दूसरा इसमें कुछ लोगों की तरफ जो दूसरा एक पॉसिबिलिटी थी कि इंटरनल नहीं था बल्कि इनका इशारा प्रेसिडेंट साहब का जमातुद दावा या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस वगैरह से नहीं था. उन्होंने जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, दूसरे मुल्क हैं जो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं, उन्होंने उनको कहा था. अगर उनको कहा था कि फलां से ट्रेड ना करो या फलां से करो, तो फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स है. हाँ. ख़ास तौर पे ईरान के मामले में कि ईरान से आप ट्रेड ना करें, गैस पाइपलाइन पे ख़ास तौर पे. तो ये दो तरफ इशारे जा सकते थे. लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद, इस सेंटेंस के बाद प्रेसिडेंट साहब ने फ़ौरन एक दूसरा सेंटेंस जो कहा उससे बात क्लियर हो गई. उन्होंने कहा किससे हमें गैस खरीदनी है, किससे नहीं खरीदनी है. तो क्लियर हो गई बात. हाँ हाँ. इसका मतलब बात इंटरनल नहीं होती, इशारा एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ. अमेरिका तो खुल के कह रहा है कि वो आप वो टापी वाला ले ले, ईरान वाला छोड़ दें. हाँ, तुर्कमेनिस्तान से ना करें. हाँ, और ईरान से ना करें. हाँ. अच्छा, उस पे एम्बेसडर ने रिसेंटली बोला. देखिए, एक तो वो तो एक एरिया हो जाता है, लॉजिक उसकी है. वो तो एक एरिया हो जाता है कि एक्सटर्नल जो है, अगर एक्सटर्नल का इशारा है तो ये यकीनन ईरान की तरफ था. लेकिन मैं उससे पहले एक छोटी सी अर्ज करना चाहूँगा क्योंकि लोगों के जहन में ये जो इंटरनल या इंडोजिनस आया था फैक्टर की, ये फैक्टर ना हो. उसमें देखें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. जैसे अभी आपने कहा वो तो बिल्ट इन सिचुएशन है, वो तो डिफ़ॉल्ट में है, वो लोगों को नहीं पता. लोग पता है इससे क्या समझ रहे हैं
कि एज इफ कि हमने कोई बहुत ही स्पेशल कंसेशन दे नहीं, दिया मैं उसी तरफ- ईरान। जी, मैं थोड़ा सा उसको- इसको एक्सप्लेन करें मैं कि बिल्कुल आपने एक ताकि दफा वो मुझे clear पहले हो ही जाए। बताया था कि लोग कह रहे हैं कि मोस्ट फेवरेट नेशन क्या उसमें मतलब देखिए, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया का रोल मुझे इसमें अजीब सा लगा। या तो गलती से ऐसा हुआ है मीडिया से, या कोई Ignorance ही मैं कहूँगा इग्नोरेंस इसके है। ये तमाम लोगों सर को डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ ये टर्म भी गलत है वैसे ये मोस्ट फेवर्ड नहीं, मोस्ट फेवर तो मैं उसकी फेवर्ड नेशन कहते हैं नहीं, फिर उसमें से एक कोई नहीं, मोस्ट नहीं, नहीं, निकाल most ही होना ऐसा चाहिए। हो नहीं सकता नहीं, मोस्ट होना होगा चाहिए, यही मोस्ट ही होगा। दिस इज द उसके टेक्निकल रीजन है, मैं उसको explain एवरीबॉडी इज फॉर मोस्ट फेवर्ड अनलेस नॉट मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको पूरा, कि वो टेक्निकली क्या है, इकोनॉमिक में उसकी क्या मीनिंग है। पहले तो इधर आ जाएं कि अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे मोस्ट होना है या नहीं होना। मोस्ट फेवर्ड नेशन का लफ्ज़ जो इंग्लिश में है, अगर देखिए मैं इसका तर्जुमा उर्दू में करना चाहूँ, जो लोग इंग्लिश से ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो इसका तर्जुमा करेंगे सबसे ज़्यादा हिमायत याफ्ता कौम। हाँ ये ट्रांसलेशन आ रहा है। नहीं, हिमायत याफ्ता नहीं आ रहा, हर जगह आ रहा है सबसे पसंदीदा कौम। सबसे पसंदीदा इंडिया सबसे पसंदीदा है कौम ना, पसंदीदा कौम का जो दर्जा। दवा कह रहे कि नहीं ये नहीं है हिमायत पसंदीदा। याफ्ता और पसंदीदा में फ़र्क होता है। अच्छा किसी शख्स ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का तर्जुमा, किसी ने गलती से मोस्ट फेवर्ड का तर्जुमा कर दिया पसंदीदा कौम। हालांकि ये किसी भी तरह इसका तर्जुमा नहीं बनता, ये तर्जुमा उस वक्त होता जब मोस्ट फेवरेट नेशन कहा गया होता। फेवरेट कहा जाता हाँ इकोनॉमिक्स में मोस्ट फेवरेट, इकोनॉमिक्स में या इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें मोस्ट फेवरेट का तो कोई कहीं कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, हाँ, यही तो मोस्ट फेवर्ड का हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये यकीनी तौर पे ये चीज़ है, ये इस तरह दुरुस्त होनी चाहिए कि इंडिया को पसंदीदा कौम का दर्जा ना तो दिया गया है, ना इकोनॉमिक्स में कोई पसंदीदा कौम होती है, होते कोई इस तरह ही नहीं कितने है। लोगों को हमने ये टर्म दिया हुआ है अदर देन इंडिया? अच्छा, कितने मुल्कों मोस्ट को? फेवर्ड की बात हो रही जी, है। ठीक, मतलब मोस्ट पहली बात यह कि पसंदीदा कौम तो किसी को नहीं नहीं, दिया हुआ, नहीं। ना हमने ना किसी और ने। वो होती पसंदीदा कौम कोई चीज़ होती ही नहीं ये कोई बीच में कोई टर्म ऐसा है ही नहीं है, ही नहीं कोई टर्म कि एक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ना ग्रेड हमने थर्ड कहा है ग्रेड ना किसी और ने कहा है। ये एक ही ग्रेड है या नहीं है? फेवर्ड है पहले या नहीं था फेवर्ड है फेवर्ड तो टर्म है ना एक। अच्छा मोस्ट फेवर्ड तो होती है नेशन। मोस्ट फेवर्ड का मतलब जिसको हम हिमायत कर रहे हैं, जिसकी बाज़ दफ़ा आपको मसलहतन अपने दुश्मन को भी फेवर देनी पड़ती है। ट्रेड में फेवर तो देनी पड़ सकती है ना। अच्छा ट्रेड में बहुत सारे मामलात में हम आपस में आम लाइफ में भी किसी को फेवर देना और बात होता है, किसी को पसंदीदा कहना और बात होता है बहुत फर्क है ना, बहुत फ़र्क है। तो पसंदीदा तो हरगिज़ नहीं है, फेवर्ड है, हिमायत याफ्ता है। हिमायत याफ्ता किस सेंस में है? मोस्ट फेवर्ड का इकोनॉमिक्स में जो टर्म है या इंटरनेशनल रिलेशन में वो ये है कि जब आप किसी कौम से, एक कौम दूसरी कौम से ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात कायम करती है, तो एक वक्त में एक जो मुल्क होता है उसके अगर 180 कंट्रीज से ट्रेड के एग्रीमेंट होते हैं, उसमें उसने किसी को कोई रेट दिया होता है टैरिफ का, किसी को कोई दिया होता है, हर एक को डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उसमें से वो कंट्री जिसको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया हो उसको कहते हैं ये मोस्ट फेवर्ड है, जिसको सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवर्ड है कि इसको आपने बहुत फेवर दिया है, इस पे ड्यूटी भी एग्जेम्प्ट की है, इससे सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते, इस पे कोटा भी नहीं लगाते, तो ये फेवर्ड है। मोस्ट फेवर्ड का मतलब ये कि जिसको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। अच्छा ठीक है। अब फिर इस्तिलाह में ये हुआ इंटरनेशनल ट्रेड में कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन होती है, अगर किसी ने किसी को कहा हुआ है तो दूसरी कंट्रीज कहती हैं उससे कि आप हमसे ट्रेड एग्रीमेंट 1 by 1 हर चीज़ साइन ना कराएं, वो तो लंबी बात हो जाएगी। आप ये करें कि जो इस वक्त आपकी मोस्ट फेवर्ड नेशन है हमें वो दर्जा दे दे। अच्छा ठीक है, बस उसको that's as a all. अच्छा दैट्स ऑल। all। जैसे हमने कहते हैं कि मैंने जो सुना है कि 180 कंट्रीज को दिया हुआ है ये, तो वही चीज़ इंडिया को भी दे दी। वो 180 का मैं नहीं, अच्छा, वो 180 का और वो कम मतलब है, है, वो और है। जब आप कहते हैं कि मोस्ट फेवर्ड का दर्जा हम आपको दे देंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आइंदा कभी भी कोई डिस्प्यूट हुआ, आपने ऑब्जेक्शन किया कि देखिए हमारा तो टैरिफ ज़्यादा है, या हमें तो आपने रूट्स गलत दे दिया है, या आप हमसे तो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, या कोटा हमारी प्रोडक्ट पर है, टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अच्छा किसी और पे हमने लगाया है जो मोस्ट फेवर्ड है। वाह, अच्छा ये रेफरेंस होगा। रेफरेंस, ये टर्म रेफरेंस के तौर पे यूज होती है। अक्सर यहाँ पे लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
नाज़रीन वेलकम। हम बात कर रहे हैं चेंजिंग ट्रेड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे। रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हम जिससे चाहेंगे हम ट्रेड करेंगे, जो हमारे मुफाद में होगा हम करेंगे, हम किसी के डिक्टेशन नहीं लेंगे। एक बहुत ही खुश आइन डेवलपमेंट है। इसी पे हम डॉक्टर महर अयूब से व्यू ले रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये जो दो इशारे उन्होंने जो डायग्नोज किए हैं, जिसके तरफ किया गया है, एक तो ख़ास तौर से ईरान से जो हमारे तेल लेने का इरादा है जिसको अमेरिका रोकना चाह रहा है, और दूसरे जो हम एज ए नेशन हम चाह रहे हैं कि सार्क और सेफ्टा को एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन करें। उस पर कुछ सर्कल से ऑब्जेक्शन आ रही है और इस डॉक्टर साहब बड़े तफसील से समझा रहे थे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन को इतनी गलत ट्रांसलेशन की गई है, इसको समझने में इतनी गलती है कि इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ द पीपल अच्छा, अब प्लीज एक्सप्लेन दिस। मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात हो गई कि हमने उनको स्टेटस दिया, और मोस्ट फेवर्ड का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा दूसरों को फैसिलिटी देते हैं वैसी ही फैसिलिटी हमें दे दें। जो अब इंडिया से हमारा अक्सर एक झगड़ा रहता था। इंडिया ने कहा, एक दफ़ा ये हुआ कि जी आप सब सार्क कंट्रीज बैठ जाएं और अपने टैरिफ कम कर दें। टैरिफ कम हो गए तो मसला ये आ गया कि ट्रेड नहीं बढ़ी, और कहा गया कि इसलिए नहीं बढ़ी कि इन्होंने टैरिफ तो कम कर दिए हैं लेकिन उसके साथ 10 तरह के सर्टिफिकेट्स मांग लिए हैं। अच्छा, और उन सर्टिफिकेट्स को इशू भी इंडियन ही करेंगे, तो वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो ट्रेड कैसे बढ़ेगी। तो ये अजीब सी बात आ गई कि भी दूसरों से तो नहीं मांगते, हमसे क्यों मांग रहे हैं। जब वो हो गया तो फिर इन्होंने कहा कि जी सर्टिफिकेट तो ख़त्म कर दिए अब इन्होंने, अब ये वाघा बॉर्डर पर हमारे शिपमेंट रोक लेते हैं और इंस्पेक्शन के नाम पे और 3-3 दिन रोके रखते हैं। तो हमने कहा भी ये क्यों रोकते हैं, क्या दूसरों के भी रोकते हैं। तो वो ख़त्म कर दिया। अब अल्टीमेटली एक ही हल था कि ऐसा करें कि जो दूसरों को फैसिलिटी दे रहे हैं वही सब हमें दे दें, पूरा कार्ड ब्रांच आपको मिल जाए। हाँ, मिल जाए। तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन के, जो दूसरे सबसे फेवर नेशन को दे रहे हैं हम, जिसको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, वही फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे। अब इसमें झगड़ा ही नहीं कि ये फैसिलिटी दे दें, ये दे दें, ये दे दें, रेट इतना कर दें, रेट इतना कर दें, ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं। टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर दोनों कवर हो गए कि जो दूसरों को सबसे ज़्यादा फेवर दी गई है मोस्ट फेवर्ड को, वही आपको फेवर मिलेगी। ये बड़ा क्लियर हो गया कि वही फेवर अब आपको मिल रही है। अच्छा, अब इसमें यह है कि जब वही फेवर हमें मिल रही है तो अब हमारे पास एक रेफरेंस आ गया ना, हाँ, कि भाई हम मैच करेंगे उस कंट्री से, तो ये मसला हल हो गया। इसमें देखें ये देना क्यों ज़रूरी था। एक तो ये तरीका कार तय करने के लिए कि अब झगड़ा ना हो, रेफरेंस हमारे पास मौजूद हो कि फलां को मिली है तो हमें भी दे। हर फैसिलिटी जो किसी दूसरे को मिली है मोस्ट फेवर्ड वाले को, ये बड़ी अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब समझाई कि वंस यू गेट दिस स्टेटस आपके पास रेफरेंस पॉइंट इतना अच्छा आ जाता है कि छोटी छोटी बात पे बहस करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। छोटी छोटी नेगोशिएशन की जरूरत कंट्रीज एक दूसरे को देती हैं। जब भी ट्रेड नेगोशिएशन होते हैं वो कहते हैं कि क्या आपको फैसिलिटी चाहिए, तो वो कहते हैं हमें वो फैसिलिटी चाहिए जो आपको दी हुई। ये दुनिया भर में तमाम। फिर से मैं आपके अपने पुराने सवाल पे आता हूँ कि अब तक हमने कितने मुल्कों को दिया होगा, ये भी कंफ्यूजन है इस बुक में। उसमें देखिए सबको समझ में आ रहा है कि सब सिर्फ इंडिया को दिया ही है। नहीं, ऐसे मैं देखिए उसमें ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जब क्लियर हो गया कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, इसमें कोई ये नहीं होता कि टैरिफ इतना होगा, फलां चीज़ इतनी होगी, जो दूसरे को दी है वही हमें दे दें। इसमें एक नुकसान इंटरनेशनल सतह पर फील किया गया कि अगर ऐसे हुआ कि कुछ कंट्रीज़ को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया गया, कुछ कंट्रीज़ ने कुछ कंट्रीज़ को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया। यूरोपियन यूनियन अमेरिका को दे सकती है, यूरोपियन यूनियन साउथ अफ्रीका को दे दे, कुछ को दे दे, जापान को दे दे, तो इससे ये होगा कि वो कंट्रीज जिनको ये स्टेटस नहीं मिला उनको तो बहुत शदीद नुकसान होगा। अच्छा, और ख़ास तौर पे वो कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज होंगी, ये तो बड़े बड़े कंट्रीज आपस में ट्रेड कर लेंगी और दूसरे बेचारे रह जाएंगे। तो फिर WTO ने एक डिसीजन लिया, बड़ा अच्छा डिसीजन था। उसके 2 स्टेप्स थे। उसमें था कि अल्टीमेटली WTO के जितनी मेंबर्स कंट्रीज हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो दूसरी तमाम मेंबर कंट्रीज को मोस्ट फेवर कहते हैं। यानी इफ यू आर मेंबर ऑफ WTO यू हैव टू गिव, सबको, या तो आप WTO के मेंबर ना बने। अच्छा, जो WTO का मेंबर बनेगा तो उसको WTO की तमाम मेंबर्स को वो फैसिलिटी देनी है। ये तो उन्होंने कहा ये तो आप दे देंगे कुछ अरसे बाद, जब आप मुनासिब समझें तो सबको देनी पड़ेगी। सबको देंगे तो फ्री ट्रेड होगी, वरना फ्री ट्रेड कहाँ रहेगी, वरना तो रुकावटें आ गई। और साथ ही उसमें दूसरा क्लॉज ये लगाया गया कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान इंडिया नहीं आते उसमें, बांग्लादेश आता है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको तो इमीडिएटली ये फैसिलिटी सब दे दें।
ताकि उनका एक्सपोर्ट बिल्कुल अनहिंडर्ड चला जाए। तो बांग्लादेश को तो यूरोपियन यूनियन ने दे दी फैसिलिटी, फौरन दे दी, क्योंकि वो तो डिसाइड हो गया था ना। बाकियों के कहा गया कि ये अब बाकी कंट्रीज सबको आहिस्ता आहिस्ता देनी शुरू कर दें। तो अल्टीमेटली तो पाकिस्तान को तमाम 180 कंट्रीज को जो WTO के मेंबर्स हैं उन सबको मोस्ट फेवर्ड नेशन कहना पड़ेगा, सबके लिए एक जैसी शराइत हो जाएंगी। और रेसिप्रोसिटी में हमें भी यूरोप में, अमेरिका में एंट्री ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ऑटोमेटिक ये, क्योंकि ये तो एक इस पे मैं बांग्लादेश का क्योंकि आपने जिक्र किया, बड़ा बीच में जिक्र आया कि पाकिस्तान को देना चाह रहे थे यूरोपियन ने, बांग्लादेश ने रुकावट पैदा कर दी और बांग्लादेश को एक अभी एडवांटेज है हम पे कॉटन वॉटन में। ये क्या था स्टोरी? देखिए उसमें हमारे यहाँ भी कोर्ट सिस्टम में ये है कि जब कोर्ट में कोई किसी के खिलाफ कोई अपील की जाए, कोई कंप्लेन की जाए, तो उस कंप्लेन में भी ये होता है कि उसका जिसका फर्स्ट राइट है, कहा जाता है जो इफेक्ट हो रहा है वो आए ना, जो इफेक्ट नहीं हो रहा वो तो ना आए। तो बेसिकली मोस्ट फेवर्ड की वजह से बांग्लादेश को यूरोपियन यूनियन में एडवांटेज था, बगैर किसी ड्यूटी के उसकी प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जा रही है। कितनी चार्ज? हम पे 13% ड्यूटी। 13% का डिफरेंस उनको एडवांटेज है उनको। अच्छा, तो वो इसलिए था कि WTO के क्लॉज ये था कि जो लीस्ट डेवलप है उनको इमीडिएट मिल गया था। तो जब उनको मिल जाए और किसी उसके बाद किसी दूसरे को दिया जाए, तो जिस तरह क्लब्स होते हैं, क्लब्स में होता है कि अगर कोई नया मेंबर रखना हो तो पुराने मेंबर से पूछा जाता है। ये तो एक क्लब का पुराना असूल है। तो अनडिजायरेबल पर्सन ना आ जाए, वो जो पहले से जिनको ये स्टेटस दिया हुआ है उनसे पूछा जाता है कि हम इनको ये स्टेटस दे रहे हैं, आप सब सेटिस्फाई हैं, आप में से किसी को ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, पूछा जाता है ये। तो जब पाकिस्तान ने कहा कि हमें भी यही स्टेटस दे दे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को वो स्टेटस वैसे मांगना ही नहीं चाहिए था। हम LDC ना हैं और अल्लाह ना करे कि हम बने, वो डिग्रेडिंग है। हम डिवेलपिंग है, वो डिमोशन है हमारी, हम डेवलपिंग कंट्री है। तो जब पाकिस्तान ने ये स्टेटस की डिमांड की तो वो उसके एजेंडा में आना था, और एजेंडा में कौन हमारे खिलाफ किसको बोलना चाहिए था? जो मोस्ट इफेक्टेड पार्टी होगी। जो इफेक्टेड नहीं है वो तो, इंडिया तो इफेक्टेड ही नहीं है। इंडिया अगर ऑब्जेक्शन कर दिया उसको, वो ऑब्जेक्शन भी करता तो वो उसको कोई काउंट ही नहीं करते उसके ऑब्जेक्शन को, कोई जरूरत नहीं। ये तो पता नहीं क्यों कहा गया कि वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्शन करने का उसके बाद राइट ही नहीं, वो LDC में नहीं है, ये LDC है ही नहीं। तो बांग्लादेश के पास राइट था, बांग्लादेश इफेक्ट हो रहा था, उसने कहा हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट जो है वो इनकी वजह हमारी अभी 13% कम प्राइस पे बिक रही हैं, जब इनको प्राइस भी हमारे इक्वल आ जाएगी तो हम इफेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, बांग्लादेश के सारे इनपुट यहीं से जाते हैं, कॉटन, कपड़े, धागे, हर चीज़। तो वो जो अभी 13% की वजह से वो उनकी गारमेंट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूम कर रही है, उनको एडवांटेज है, वो बड़ा इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो भी हमारी ही यार्न की एक्सपोर्ट होती है, कॉटन की एक्सपोर्ट होती है, जिससे बांग्लादेश ग्रे फैब्रिक हमारा जाता है, जिससे वो स्टिचिंग करते हैं, क्लॉथिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनकी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो उसका कुछ बेनिफिट हमें भी मिलता है, हमारी चीज़ जाके वहाँ वैल्यू ऐड होके आगे जा रही है। और कहते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री वहाँ की एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अहम है। बांग्लादेश ने जितनी भी डेवलपमेंट की है, जो LDC है, हम आज भी कहते हैं LDC है, बांग्लादेश में हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है, उनके यहाँ SMEs को प्रमोट किया गया। तो ये गारमेंट्स वगैरह SMEs के यूनिट्स हैं। तो वो ये उनके यहाँ जो भी डेवलपमेंट हुई है जिन सेक्टर्स में, वो छोटी इंडस्ट्रीज में हुई है जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड थी। वहाँ पे जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज, वो उनका सेटअप ही नहीं है वहाँ पे उनके। अच्छा, एक चीज़ और जो यूरोपियन ऑब्जर्वर्स वगैरह एम्फेसाइज करते हैं बांग्लादेश के बारे में, कि ये जो इंडस्ट्री है गारमेंट वाली, ये औरतों को बहुत एम्प्लॉयमेंट देती है। सही है। और अगर वो ख़त्म हो जाए तो जैसा आपने कहा और इंडस्ट्री तो है ही नहीं, बिल्कुल, तो वहाँ बड़ी पॉवर्टी आ जाएगी। हाँ, हमारे यहाँ भी ये वुमेन्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। जितनी भी देखें कॉटेज इंडस्ट्री होगी, वो ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगी, औरतों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी। बिल्कुल सही। तो वो तो इस तरह से। अच्छा, दूसरा ये कि मोस्ट फेवर्ड का जो आपने बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया कि मोस्ट का लफ्ज़ क्यों लगाना जरूरी है। मोस्ट रेफरेंस के लिए होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, टॉप पे। लेकिन यही चीज़ अमेरिकन पार्लियामेंट में डिस्कस हुई कि ये मोस्ट का क्या मतलब है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब के उन्होंने कहा कि कैसा मोस्ट, जब WTO ने कहा है कि सबको एक जैसी फैसिलिटी, तो सब एक है, तो फिर मोस्ट तो कोई नहीं रहा। तो वहाँ उन्होंने अपने लॉ में अमेंडमेंट की, और अब अमेरिकन लॉ में मोस्ट फेवर्ड का जो वर्ड है वो एलिमिनेट कर दिया गया है। अब उसकी जगह वो कहते हैं नॉर्मल ट्रेड रिलेशन। नॉर्मल ट्रेड, ये बड़ी जबरदस्त अमेरिका में अब नॉर्मल ट्रेड, अमेरिका में मोस्ट फेवर्ड नहीं यूज होता। नॉर्मल ये है कि
ये सारी फैसिलिटी आपको देनी है। किसी को जो खिलाफ नॉर्मल कंट्रीज डिस्क्रिमिनेट को दी करना जाती है है, आपको, हाँ, जिसको किसी डिस्क्रिमिनेट discriminate करना है वो अलग इस वो कैटेगरी अलग आ करें, गई। exactly। जैसे इंडिया पाकिस्तान का था जी, जी, बिकॉज ऑफ द 65 तो वॉर से चला बेसिकली रहा था। अगर इसको बहुत हम सिंपल लफ्जों में ट्रांसलेट करें तो इंडिया को मोस्ट फेवर्ड कहने का मतलब ये है इंडिया से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप हो गई, ट्रेड रिलेशनशिप। बस इससे ज्यादा कुछ जी जी। अच्छा ये देखिए कि जहाँ तक ये जो कुछ हमने ग्रुप्स का जिक्र किया, इनको ये समझ में नहीं आती कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान दे डू वांट दिस ट्रेड। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की कि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं। ही वाज कमांडिंग ह्यूज मेजॉरिटी जब वाजपेयी साहब आए थे, और जो कारगिल के बाद डिरेलमेंट हुई, जरदारी साहब जब से बेचारे आए हैं, मुझे अच्छी तरह वो उनका वो कॉन्फ्रेंस याद है 2008 वाला जिसका बॉम्बे अटैक हो गया था। तो जब उन्होंने कहा कि वी नीड टू कम क्लोज एंड डू ट्रेड, आज भी बेचारे वही बात कर रहे हैं। और who the hell a small percentage of people are to dictate to the vast majority कि जी नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। जब तक ये आपस में हम टेंशन खत्म नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। लोगों को गलतफहमी की वजह से गलतफहमी है लोगों को कि इससे हमारा कश्मीर पे स्टैंस चेंज हो जाता है या उसको हम पसंदीदा कौम कह देते हैं, तो फिर लड़ नहीं सकते उससे हम। तो पसंदीदा तो कहने की बात ही नहीं है, वो तो वैसे ही टर्म गलत है। और अब कंटेम्प्रेरी वर्ड में नॉर्मल है, वो नॉर्मल कहलाता है, वो मोस्ट फेवर्ड भी नहीं कहलाता। नॉर्मल पसंदीदा कभी भी नहीं था, मोस्ट फेवर्ड कुछ अरसे यूज होता रहा, अब नॉर्मल रिलेशन उसको कहा जाता है। ये बड़ा अच्छा अमेरिकन ने अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट अब हमको भी चाहिए कि आवाम को समझा दें कि वी हैव जस्ट नॉर्मलाइज्ड, नॉट वी हैव गिवन उससे एनी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उससे नॉर्मल रिलेशन रखेंगे, relationship, इसका सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। और लेकिन इसमें एक चीज़ मैं नोट करता हूँ, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मीटिंग्स अटेंड की हैं, वहाँ मैं सेमिनार्स में रहा, वहाँ के लोगों से, एक्सपर्ट से भी बात हुई, पब्लिक लेवल पर भी। देखिए उसमें एक चीज़ बहरहाल इम्पोर्टेंट है और नोटेबल है कि हमारे जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन उनको नहीं है ट्रेड पर, लेकिन इंडियन साइड से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये मैं आपको पर्सनल अपना ये बता बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। ये लोगों को हमारे यहाँ नहीं लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा। जी, ये बिल्कुल गलत फहमी है। मैंने जितने अभी तक बिजनेसमैन वगैरह से बात की, इंक्लूडिंग आपके फेडरेशन के लोगों से, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोग, मोस्टली दे वांट, दे फेवर इट, एक्सेप्ट के जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले आए कहने कि जी हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, और कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। वास्ट मेजॉरिटी आर इन फेवर। मैं देखिए इसको क्लासिफाई कर सकते हैं तीन हिस्सों में बेसिकली। जहाँ तक दोनों तरफ के बिजनेसमैन का ताल्लुक है, दोनों तरफ के जो बिजनेसमैन हैं तो वो चाहते हैं ट्रेड हो जी, दोनों इंटरेस्टेड हैं, वहाँ के ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ट्रेड हो। अगर बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, वो वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ओपन करें और ट्रेड करें। एक चीज़ है, मसला है कि जब पॉलिसी बनती है तो हमारे यहाँ बिजनेसमैन को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है और बहुत ज़्यादा उनको प्रिविलेज दिया जाता है, उनकी से सुनी जाती है, उनके ओपिनियंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है पॉलिसी में। इंडियन सिस्टम जो है, गवर्नमेंट सिस्टम जो है, उसमें बिजनेसमैन से ज़्यादा आज भी बहुत ज़्यादा पावर है उनके ब्यूरोक्रेट्स के पास। वो ये सोशलिस्ट पैटर्न जो उनका शुरू से चला रहा है, शुरू से सोशलिस्ट पैटर्न है। उन्होंने तो लिबरलाइजेशन अब शुरू की है आगे, हमारे तो शुरू से लिबरल था, हम तो शुरू से लिबरल। उनके यहाँ सेटअप वही बना हुआ है, तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी सेंट्रलाइज्ड होती हैं और उसमें फ़िकी वगैरह हम गलत फहमी है हमें कि उनको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो ब्यूरोक्रेसी है और टेक्नोक्रेट्स वहाँ बहुत हैं, वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ जो आपका पुराना इदारा फेडरेशन था, उसकी तो मैंने सुना है कि बड़ी इज्जत है और बड़ी उसकी बातें सुनी जाती हैं। आप जो रिसर्च पेपर्स वगैरह निकालते थे उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इसमें कोई फेडरेशन ने ये कह दिया, उनके रिसर्च डिपार्टमेंट ने ये कह दिया, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपको उस जमाने के जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, बिल्कुल तो इट यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कोई पॉलिसी उसकी मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। हमारे यहाँ उसकी अहमियत है। और इंडिया में उसको देखिए ना, इंडिया ने फ़िकी ने एक रिपोर्ट छापी थी कि पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अच्छा, 2009 में। अच्छा, 2009 में पाकिस्तान से ट्रेड टोटली बैन कर दी जाए, ये फ़िकी की ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन जब आप उस रिपोर्ट के ऑथर्स के नाम पढ़ें तो उसमें 9 में से एक तो सेक्रेटरी जनरल हो गया, उसको तो निकाल दें, वो तो और एक टेक्नोक्रेट वो तो फ़िकी का सेक्रेटरी जनरल है, वो उसका काम तो कोऑर्डिनेट करना है। बाकी जो 8 लोग बचते हैं, उस 8 में से 5 जो थे वो इंडियन आर्मी के या उनकी रॉ के ऑफिशियली डेजिग्नेशन के साथ एम्प्लॉइज थे। बताइए, जो फ़िकी ने रिपोर्ट पब्लिश की, उनके रिपोर्ट को छाप रहा है, उनकी रिपोर्ट को छाप रहा है। उसमें सिर्फ 3 बिजनेसमैन थे, बाकी 8 जो थे वो। सब यहाँ पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा।
नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात करें चेंजिंग ट्रेड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे, और इस सेगमेंट में जो पिछला था उसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये समझाने की कोशिश की कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टर्म है, एक्चुअली दैट मीन्स नॉर्मल ट्रेडिंग रिलेशनशिप, और अमेरिकन कांग्रेस ने ऑलरेडी इस टर्म को यूज़ कर लिया है। जब हम मोस्ट फेवर्ड नेशन विद इंडिया की बात करते हैं तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब है कि एक नॉर्मल ट्रेड रिलेशनशिप जैसा कि हमने 180 मुल्कों के साथ किया हुआ है वही हमने दिया है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं दी है। एक टर्म फॉर वॉट एवर रीज़न ये चला आ रहा है तो चला आ रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है शायद। और हम अब आगे बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि ये जो डॉक्टर साहब रीजनल ट्रेड की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। कहते हैं कि दूसरे लोगों ने बहुत ज़्यादा आपस में ट्रेड किया हुआ है, हम लोग आपस में लड़ते रहे और दूर रहे। कुछ बताएंगे नाज़रीन को कि What sort of quantum we are talking about regional trade in other areas? रीजनल ट्रेड देखें, बहरहाल पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस रही है, और WTO तो ये कहता है या लिबरल इकोनॉमी के पूरी दुनिया से फ्री ट्रेड कर लें। ठीक है। रीजनल में ये है कि चलें पूरी दुनिया से अगर आप किसी वजह से फौरी तौर पे नहीं आ रहे तो पहले रीजनल लेवल आपस में कर लें कुछ अरेंजमेंट ऐसा कि ताकि ऐसा ऐसा जितना कंपटीशन बढ़ेगा, जितनी ट्रेड होगी, उसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो होता है वो कंज्यूमर होता है। तो इस वजह से उसको है कि अब ये है कहना कि जी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो जो इंडस्ट्री आवाम को कम चीज़ों पर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे सकती वो बंद हो जाएगी, उसको बंद होना चाहिए, उसको तो बंद होना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। और उसके बंद होने से पीपल्स का नुकसान होगा, बेरोजगारी की बात की जाती है, तो उसके दो बड़े अच्छे सोल्यूशन मौजूद हैं। पहला सोल्यूशन ये मौजूद है कि अगर उस इंडस्ट्री के बंद होने से ये क्राइसिस पैदा होने का ख़तरा हो कि बहुत बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी हो जाएगी, अगर ये ख़तरा मौजूद हो तो WTO के लॉ परमिट करते हैं कि अगर इसको इकोनॉमिक इंजरी हम जिसको कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक इंजरी के चांसेस हों तो टेम्परेरी तौर पर कुछ अरसे के लिए आप उस इंडस्ट्री को सिर्फ बैरियर लगा दें, लेकिन टेम्परेरी तौर पे, और उस इंडस्ट्री को बता दें कि इतने अरसे में वो कम्पिटिटिव हो जाए, वहाँ पे खड़ा हो या फिर बंद कर दे। यही तो वो जाहिर है जब उसको एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाता है तो वो कम्पिटिटिव उसको होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो कम्पिटिटिव कभी भी नहीं हो सकती तो लेट इट गो, तो उसको बंद होकर के उस मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं जो बचेंगे उसको बंद होने के बाद, उन रिसोर्सेज को किसी ऐसी जगह यूटिलाइज किया जाए जहाँ वो कम्पिटिटिव हो, एडवांटेजेस हो, तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट हो जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, जो कंट्री जिसमें कम्पिटिटिव एडवांटेज है उसमें। तो नाफ्टा और यूरो की बात होती है, व्हाट काइंड ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्रेड दे डू अमंग देमसेल्व्स? देखिए, नाफ्टा तो मैं समझता हूँ सबसे जो सक्सेसफुल एग्जांपल है वो नाफ्टा ही की है, जिसमें 60% ट्रेड जो है उनकी आपस में ही होती है। इसमें कौन कौन मुल्क है? इसमें 3 मुल्क हैं, नॉर्थ अमेरिका के, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है और मैक्सिको है। ये 3 मुल्कों ने आपस में 80% ट्रेड कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अमेरिका बड़ा ट्रेड पार्टनर, कुछ नहीं है। नहीं, ये आपस में ही इनकी ट्रेड होती है और तमाम चीज़ें वो वहाँ से उनको एक दूसरे को अकोमोडेट हो जाती हैं। तो उसके बाद दूसरी बड़ी एग्जांपल यूरोपियन यूनियन की है, और यूरोपियन यूनियन की जब एग्जांपल दें, किसमें यूरोपियन में कितने मेंबर्स हैं अब? यूरोपियन यूनियन में तो देखें अब उसके तो चंद एक कंट्री यूरोप की छोड़कर तमाम कंट्रीज उसके मेंबर हो गई हैं। इसमें इंग्लैंड नहीं है? इंग्लैंड नहीं है। अच्छा। एक दो और छोटी जो ईस्टर्न यूरोप की साइड पर हैं, जो बाद सारे के सारे आ गए। इस वक्त सब हो गए। 11 से शुरू हुआ था, 14 हुए, फिर वो बढ़ते बढ़ते आगे पूरा 11 और 14 कहते थे, हम शो करते थे ना, यूरो 11, यूरो 14, अब तो वो सभी आ गए हैं। 32 बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। हत्ता कि वो कंट्रीज जो किसी ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा थी वो भी अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। तो आपस में कितनी ट्रेड कर रहे होंगे आपके ख्याल में? वो उनका अभी भी जो ट्रेड वॉल्यूम है आपस में वो 45% से ज़्यादा है। अच्छा। ये ऑफिशियली है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये 45 नहीं, मैं इसको कहता हूँ ये 60 से ज़्यादा है। उसकी एक वजह है कैलकुलेशन में, एक मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें काउंट नहीं हो सकती। जिस तरह जर्मनी की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आउटसाइड जर्मनी है,
अच्छा। इस तरह फ्रांस की एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है वो अफ्रीकन कंट्रीज में और कैरेबियन कंट्रीज में प्रोडक्शन होती है उसकी, उसका अच्छा, वो फ्रेंच के प्रोडक्शन इलाके वहाँ होती है। वो नहीं, वो अभी फ्रेंच एरियाज हैं वो वहाँ पे। अफ्रीका में अभी भी है ऐसी जगह? मतलब है कुछ उसने लैंड फॉर्म जो हैं लिया हुआ है, वो लीज बाद किया। में अपने पास रखे हुए हैं। अच्छा। उसके इन्वेस्टर्स हैं, वो कॉरपोरेट फार्मिंग करते हैं, और वो अगर देखा जाए तो आप कहेंगे ये कीनिया से इंपोर्ट हुआ है, लेकिन वो तो फ्रांस के लोगों ने ही प्रोड्यूस किया है। अच्छा। वही वहाँ पे अपनी कंट्री में मैंने उन्होंने भेज कीनिया दिया। में इसी तरह का फ्लावर का फार्मिंग देखी थी, जी जी। विच वाज बेसिकली हॉलैंड्स फार्म्स हाँ, प्लेस्ड इन द मोर कंड्यूसिव वही प्लेस। चीज़ वही आपने example। सही कहा कि वो काउंट होता था अफ्रीकन प्रोडक्ट में आ रहा हाँ। होगा। इसी तरह कैरेबियन के जो है बनाना का मसला जी। है, वो बनाना तो सारा आप उसको कैरेबियन कह लें या यूरोपियन कह लें, अच्छा, वो प्रोड्यूस वहाँ हो रहा है, मगर फार्म इज ओन्ड बाय द ओन्ड बाय यूरोपियन, अच्छा। तो वो फ्रेंच सिटीजन्स हैं। अच्छा, तो चिकिटा वगैरह जो जी जी जी, मशहूर खाते तो हैं। वो तो मतलब है और ज़्यादा है, मैं समझता हूँ और भी जितना। अच्छा, और फिर यूरोपियन यूनियन के लॉ में एक चीज़ की परमिशन मौजूद है। यूरोपियन यूनियन में है कि जो कंट्री विद इन यूरोपियन यूनियन आती हैं वो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल, आपस में तो कुछ उनको नहीं कर रहा ना, फ्री मूवमेंट है, जस्ट लाइक ए प्रोविंस हमारे जैसे होता है। जस्ट लाइक प्रोविंसेस, मोर देन प्रोविंसेस। प्रोविंस में भी रुकावटें हैं। हम प्रोविंस में भी हैं, वहाँ गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है वो यूरोपियन यूनियन का होता है। ओह, यहाँ तो पंजाब का अलग नहीं से नहीं, वो निकाला। ऐसा नहीं होता। वहाँ गाड़ी को जो नंबर प्लेट इशू होता है उस पर वो स्टार वाला जो साइन है हाँ। ब्लू कलर का, वो होता ही यूरोपियन यूनियन की, नंबर प्लेट ही यूरोपियन यूनियन की होती है। So तो वो मोर देन integrated। प्रोविंस मैं समझूंगा उसे। अच्छा, उसमें जब ये है कि जी इंपोर्ट्स आप जब बाहर से करेंगे, यूरोपियन यूनियन के बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो जो ड्यूटी लगेगी और वो ड्यूटी का एक ही रेट होगा पूरे यूरोप में। तो उसमें इस चीज़ की परमिशन है कि वो जो फॉर्म्स हैं जो ऑन्ड बाई फ्रेंच हैं, यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं, उनसे इंपोर्ट करेंगे तो वो यही समझा जाएगा कि डीम टू बी प्रोड्यूस्ड इन यूरोपियन यूनियन, अच्छा अच्छा। तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने गौर किया कि जब से ये यूरोप अमेरिका में थोड़ी सी स्लो डाउन आई है इकोनॉमी की, तो एशियन कंट्री वगैरह भी बहुत आपस में सर जोड़ के बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लॉस उधर होगा उसको हमें कवर करना है बाय डूइंग मोर ट्रेड। इन दैट कॉन्टेक्स्ट हाउ यू सी दिस सैफ्टा एग्रीमेंट, हाउ वेयर इट इज गोइंग, इज इट अ डिजायर्ड थिंग, विल इट हेल्प द कंट्री? इसमें मैं समझता हूँ नहीं, इसमें हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, और SAFTA अब में। पॉलिसी मेकर्स भी ये बात सोचने पे मजबूर हैं। ये जितने भी एग्रीमेंट हैं फ्री ट्रेड के साफ्टा में, ये सिर्फ इस चीज़ को तो फैसिलिटेट करेंगे कि आपस में अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन या डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दें, नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मली करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, जैसे पाकिस्तान बनने के बाद एक अरसे तक होती रही, कोई मसला नहीं था, उसी तरह से ट्रेड करें। चीज़ सोचने वाली ये है कि जो चीज़ हमारे यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं होती, इन 7 कंट्रीज़ में 8 कंट्रीज़ में प्रोड्यूस ही नहीं होती, वो तो हमारी मजबूरी है कि हम कहीं बाहर से मंगवाएंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान के जब आप ट्रेड बास्केट देखते हैं या पूरा बास्केट देखते हैं साउथ एशियन रीजन की, तो इसमें मोर देन 90% चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आउटसाइड साउथ एशिया मंगवानी पड़ती हैं। आपस में ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते इसको? इस वक्त 5% का साइज़ है, सिर्फ 5%? 5% का, वो अगर बढ़ाएंगे हम तो वो 7%, 7.5% का एस्टिमेट है हो जाएगा। अभी जो इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है कि 3 से 6 करेंगे, तो वो 7-8% में पहुँचेगा? मैक्सिमम 7-8% पे, इसलिए कि अगर हमें मंगवानी है हैवी इक्विपमेंट, हमें मंगवाना है ऑयल फ्यूल जो 33% है हमारी इंपोर्ट्स का, तो वो इंडिया से तो नहीं मंगवाएंगे ना हम, वो तो जहाँ प्रोड्यूस होता है वहीं से आएगा। तो उसमें इसमें रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ट्रेड का बहुत बड़ा साइज़ नहीं बढ़ेगा, लेकिन लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, वो चीज़ जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, सेंटीमेंट हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन दूंगा कि मोहतरमा बेनज़ीर को मैं इनकी एक स्टेटमेंट में रेफ़र करना चाहूँगा। लाहौर में उन्होंने एक स्पीच में बड़ा क्लियरली एक विजनरी बात की थी, जो बाद में आज उस पर तमाम अदारे उस पर एग्री हैं। उन्होंने कहा था इस साउथ एशियन रीजन जो है इसको एक्सपेंड करें, आप एक्सपेंड करें। उस वक्त 7 कंट्रीज थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें सेंट्रल एशिया भी इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, और इसमें चाइना को भी इंक्लूड करें। जब चाइना और सेंट्रल एशिया इसमें इंक्लूड होता है साउथ एशिया में, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बनता है। अच्छा, उन्होंने शायद ये भी कहा था कि किसी जमाने में यही था भी, ये नेचुरल है, हाँ, ये नेचुरल, ये था, ये जब
मुगल एम्पायर हुआ करता था, तो इधर ये बुखारा, समरकंद, ये सब बड़े बूमिंग कंट्रीज थे और आपस में बहुत ट्रेड होती थी। सिल्क रूट था, जो चाइना जाता था, हिस्टोरिकल रूट है, हिस्टोरिकल रूट से। तो और इसमें ईरान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, एंड अफगानिस्तान ऑफ कोर्स वाज द। तो ये तो रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड नेचुरल फेनोमेना है, रिस्टोरेशन है ना। क्योंकि भाई एक तरफ इतना बड़ा इंडिया और पाकिस्तान का ये ग्रुप है, तो उधर बल्कि जब हम साउथ एशियन रीजन को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं कि इसमें चाइना और सेंट्रल एशिया को लाया जाए, तो इसमें अब अजीब बात यह है कि पाकिस्तान से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग चाहते हैं तमाम पॉलिसी में मेकिंग फेडरेशन, खुद सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब लोगों की कंसेंसस है इस पर, लेकिन इस पर इंडियन साइड अभी सेटिस्फाई नहीं है, वो रिलेक्टेंट है। अच्छा, कि इसमें इसको एक्सपेंड ना किया जाए। बेनज़ीर साहबा ने तो बहुत आगे की स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने तो कहा था कि हम इसको यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर इसको एक जोन बनाना चाहते हैं, जो बड़ा जोन होगा और इसमें कॉमन करेंसी हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बहुत आगे की बात, बहुत बड़ी बात कही। सार्क का जो ओरिजिनल प्लान है जो जनरल ज़ियाउर रहमान ने दिया था, उसमें भी था कि इवेंचुअली लीडिंग टू अ कॉमन करेंसी। जी बिल्कुल, आखिरी जो होगा ये मॉनेटरी यूनियन बन जाएगा, मॉनेटरी यूनियन बन गया, एक मुल्क ही तकरीबन हो गया। आप सोचिए कि अगर ये हो जाता है तो सबसे बड़ी गुर्बत का जो पैच है दुनिया में, इसी इलाके में मैसिव रिलीफ आ सकती है। आपने जो टेंशन की बात की, और टेंशन कम होते ही जो है ना लोगों के यहाँ का टेम्परेचर नीचे हो जाएगा और लोगों की लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। आप जो रेफर कर रहे थे कितने परसेंट है, अभी हम 5% रेट की बात कर रहे हैं, तो वो हार्डली 7% हो जाएगी। लेकिन अगर ये एक्सपेंडेड ब्लॉक बन जाता है तो फिर 7 नहीं, फिर 60-70 पे आप पहुंच जाएंगे। 60-70 दैट शुड बी आवर गोल। सेंट्रल एशिया को जो चीजें चाहिए वो यहाँ से मिल जाएंगी, हमें जो चाहिए वो वहाँ। फिर डॉक्टर साहब जो माहौल तब्दील होगा, आना जाना शुरू होगा, इससे आपके, मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी कि अगर ये वीज़ा को लिबरलाइज कर दिया जाए, जैसे मैंने पहली दफ़ा अमेरिका के लिए वीज़ा दिया तो उन्होंने 4 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया। क्यों दिया? कि ताकि मैं बार बार जाऊँ वहाँ खर्च करूँ। अगर यही चीज़ इंडियन पाकिस्तानीज़ को समझ में आया, करोड़ों लोगों को ये वीज़ा दे दें, आपकी टूरिज्म इतनी उठ जाएगी, इकॉनमी उठ के खड़ी हो जाएगी। उसकी ज़रूरत है, इनको करना पड़ेगा, ये टेंशन भी खत्म। फिर आपको मिलिट्री एक्सपेंडिचर वगैरह को भी आप रशिया और अमेरिका की तरह बैठ के बात कर सकते हैं, भाई कम कर दो दोनों साइड से, तो एकदम दुनिया चेंज हो जाएगी और पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बातें तो रह गई, चला मैं फिर आपको मैं जल्दी दावत दूंगा। नाज़रीन, चेंज ट्रेड पॉलिसी पे आपने हमारी डिस्कशन सुनी। एक तब्दीली ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्टेड हुकूमत ने अब फैसला किया है कि अवाम के उमंगों के मुताबिक वो काम करेगी और किसी की परवाह नहीं करेगी। अगर हमको ईरान से गैस लेना है तो हम लेंगे, अगर हमको रीजनल ट्रेड बढ़ाना है तो हम बढ़ाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट करता है तो करे। दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इस इलाके में बहुत गुर्बत है, जब टेंशन ख़त्म होंगे तो गुर्बत भी कमी होगी और हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी इवेंचुअली कम होंगे। और इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।